जमात पंजुम मज़मून माहौल का मुताला हिस्सा 2 सबक नंबर 5 इंसान की पेश रफ्त। ये देखिए, ये है हमारा सबक नंबर 5 इंसान की पेश रफ्त। देखिए, इसमें 2 पॉइंट पढ़ना है हमको। हुनरमंद इंसान से जदीद इंसान तक, तरक्की पजीर अकल वाला इंसान और तहजीब। ये 2 पॉइंट पर ये सबक हमारा मुनासिर है। मैंने आपको बताई थी ना पिछले सबक में, क्या बताई थी? ऐब बंदर के बारे में बताई थी, जो दरख्तों पर रहा करते थे। तो गुज़िश्ता सबक में हमने मालूम किया कि ऐब बंदर का इर्तिका होता गया और आखिरकार उसी की नस्ल से कौन वजूद में आया? इंसान वजूद में आया, इंसान की तश्कील हुई। और अगले मरहले में इब्तिदाई इंसान ने अपने हाथों का इस्तेमाल करके हथियार बनाना शुरू किया। तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट देखेंगे, हुनरमंद इंसान से जदीद इंसान तक का सफ़र, उसका मरहला, उसकी पेश रफ्त यानी क्या? उसके अगली नस्ल दर नस्ल होने वाली उसकी तब्दीली क्या क्या थी देखेंगे, उसकी तरक्की कैसे हुई। हुनरमंद इंसान से जदीद इंसान तक का सफ़र देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम देखेंगे हुनरमंद इंसान। अब हुनरमंद इंसान कैसा था, उसकी नीचे देखिए ख्याली तस्वीर भी दी हुई है, आपको मैं बताती हूँ हुनरमंद इंसान कैसा था। अपने हाथों को हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला इंसान यानी हुनरमंद इंसान, जिसने यहाँ पर अपना हुनर दिखाया। पहले के जो नस्लें थी वो नस्लें सिर्फ क्या करती थी? दरख्तों पर, घास पर इधर उधर जो है अपनी ज़िंदगी गुजारती थी। लेकिन जब हुनरमंद इंसान की नस्ल वजूद में आई तो उस नस्ल ने क्या किया पता है आपको? हुनरमंदी से अपने हाथों का इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले बर्र-ए-आज़म अफ्रीका में तंजानिया और कीनिया, ये दोनों मुल्कों के नाम हैं। तो ये 2 मुल्कों के आसपास इस हुनरमंद इंसान के हथियार मिले, वहाँ पर हाथ लगे यानी वो हथियार मिले। लातीनी ज़ुबान में लफ्ज़ होमो का मतलब है इंसान। होमो यानी क्या? इंसान। हेबिलिस का मतलब है हाथों का हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला, यानी होमो हेबिलिस। उसका मतलब क्या? हुनरमंद का नाम क्या पड़ गया? होमो हेबिलिस। होमो यानी इंसान, हेबिलिस यानी हाथों का इस्तेमाल करने वाला, वो भी किस तरह से? हुनरमंदी से। हुनरमंद इंसान दोनों पैरों पर खड़ा होकर चल सकता था, लेकिन इसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी नहीं थी, इसमें मामूली सा खम था। खम यानी थोड़ा सा झुका हुआ था। वह इंसान पूरी तरह से टाइट नहीं था हमारी तरह, बल्कि थोड़ा सा बेंड था, झुका हुआ था, उसमें मामूली सा खम था उसकी रीढ़ की हड्डी में। इस इंसान का दिमाग जसामत में ऐप बंदर से बड़ा था, लेकिन इसके चेहरे और हाथों की खुसूसियत कुछ हद तक ऐप बंदर जैसी ही थी। समझ रहे हैं? ऐप बंदर कैसे थे? जो अपने 4 पैरों पर चलते थे। लेकिन हुनरमंद इंसान कैसा था? ऐप बंदर से थोड़ा हटकर, यानी उसका दिमाग भी ऐप बंदर से बड़ा था, लेकिन उसके हाथ और पैर या चेहरा जो था वो थोड़ा बहुत ऐप बंदर से मिलता जुलता था। तो हुनरमंद इंसान ने क्या किए? हथियार बनाए, पत्थरों के हथियार। ये देखिए यहाँ पर तस्वीर में ये हुनरमंद इंसान की ख्याली तस्वीर है, और यहाँ पर जो साइड में उसके हुनरमंद इंसान के तोड़ने के लिए बनाए हुए पत्थर के हथियार हैं। हथियार भी कौन से हैं? ये पत्थर के हथियार हैं। देखिए हुनरमंद इंसान है, 2 पैरों पर चलता हुआ है और थोड़ा सा झुका हुआ है, यानी उसके रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा खम है इसलिए। तो हुनरमंद इंसान ने पत्थर के हथियार बनाए। इसके बनाए हुए हथियार बड़े जानवरों के शिकार के लिए कारआमद न थे। इसने जो हथियार बनाए थे वो छोटे छोटे जानवरों का उससे शिकार कर सकता था, लेकिन बड़े बड़े जानवरों का शिकार करना इन हथियारों से काफ़ी नहीं था। तो इन हथियारों का इस्तेमाल वो क्या करने लगा? फिर जिनका शिकार किया हुआ है उसके गोश्त को खुरचने के लिए और हड्डी को फोड़कर
इसके अंदर का गूदा हासिल करने के लिए वो इन छोटे छोटे हथियारों का इस्तेमाल कर सकता था। इसलिए अंदाज़ा होता है कि वो दूसरे जानवरों के शिकार का बचा हुआ गोश्त खाता होगा, छोटे परिंदों का शिकार करता होगा, अपने खाने के लिए परिंदों के अंडे, फल, कंद, जड़ें जमा करता होगा। ऐसे ही साइंसदानों का ख्याल है, क्योंकि ये जो हुनरमंद इंसान था उसके पास छोटे हथियार थे, इसलिए साइंसदानों ने अंदाज़ा लगाया कि शायद ये इंसान बड़े जानवरों को शिकार नहीं करता होगा, बल्कि छोटे छोटे जानवरों का शिकार करता होगा, और जो भी उसके आसपास फल, जड़ें मिलती होंगी या परिंदों के अंडे मिलते होंगे उस पर वो गुजारा कर लेता था। उसके आगे की नस्ल आई सीधी पुश्त वाला इंसान। बच्चों, आपको हुनरमंद इंसान का दूसरा नाम क्या याद रखना है? होमो हैबिलिस। क्या याद रखेंगे? होमो हैबिलिस। अब पढ़ेंगे हम सीधी पुश्त वाला इंसान। इंसान के इर्तिका में, उसकी तरक्की की मंजिल में अगला मरहला, अगला स्टेप, अगली सीढ़ी कौन सी आई? सीधी पुश्त वाला इंसान, जिसका नाम है इरिक्टस। क्या कहेंगे इसको? इरिक्टस। इरिक्टस का मतलब है सीधा खड़ा होने वाला इंसान। जैसे होमो हेबिलिस का मतलब था हुनरमंद इंसान, उसी तरह सीधा खड़ा रहने वाले इंसान को क्या नाम दिया गया? इरिक्टस। इसलिए इसे होमो इरिक्टस के नाम से याद किया जाता है। देखिए, एक हो गया ऊपर होमो हेबिलिस, दूसरा आ गया अब होमो इरिक्टस, यानी सीधी पुश्त वाला, सीधा खड़े रहने वाला इंसान। अब ये कैसा इंसान था होगा, मत पता है आपको? वो हुनरमंद इंसान से भी ज़्यादा ज़हीन था और ये गिरोह में रहता था। देखिए, ऐब बंदर दरख्तों पर रहते थे, उनके बाद आने वाले घास पर रहने लगे, फिर उस घास की नस्ल से क्या पैदा हुआ? हुनरमंद इंसान पैदा हुआ। उसका दिमाग ऐब बंदर से भी ज़्यादा बड़ा था, फिर उसने पत्थर के हथियार बनाए। उसके बाद आने वाला होमो इरिक्टस, यानी सीधी पुश्त वाला, वो उससे भी ज़्यादा ज़हीन था और वो गिरोह में रहता था। हुनरमंद अकेले अकेले रहते थे, लेकिन सीधी पुश्त वाला कैसा था? गिरोह में रहना पसंद करता था, ग्रुप में रहा करता था। जंगल में लगी हुई आग को देखकर इंसान आग से आगा हुआ, यानी उसको आग, इस चीज़ से कब आगाही हुई, कब पता चला आग का? जब उसने जंगल में आग लगते हुए देखा। सीधी पुश्त वाले इंसान ने दरख्त की जलती हुई शाखें लाकर इसके इस्तेमाल का हुनर सीखा होगा। अब यहाँ क्या अंदाज़ा लगाया जा रहा है? आग लगी इसलिए, आग का इल्म हुआ इसलिए जलती हुई शाखें वो लाया और उसका इस्तेमाल करना सीख गया। उस ज़माने में ज़मीन का बड़ा हिस्सा बर्फीला था, बर्फ़ से ढका हुआ रहता था, इसलिए आबो हवा कैसी थी? बर्फीला रहने की वजह से इंतहाई सर्द थी। इतने सर्द माहौल में ज़िंदा रहना उसके लिए मुमकिन हो सका। किसकी वजह से? महज आग के इस्तेमाल की वजह से। क्योंकि जब होमो इरिक्टस की इब्तिदा हुई तो माहौल में भी तब्दीली हो रही थी, माहौल बड़ा बर्फीला था, ठंड थी माहौल में, तो अपने आप को बाकी रखने के लिए उसने इस तरह से आग जलाना सीख लिया और आग के इस्तेमाल की वजह से वो उस माहौल में ढलता गया। लेकिन वो आग पैदा करने के हुनर से वाकिफ़ नहीं था। हाँ, जब जंगलों में आग लगती थी उसी वक्त वो आग को इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन आग पैदा कैसे करना वो होमो इरिक्टस को मालूम नहीं था। इसके हथियार भी साबेका यानी पिछले हथियारों के मुकाबले में बेहतर और सुडौल थे। इसके हथियार कैसे थे? होमो हेबिलिस जो इंसान ने बनाए थे उससे भी अच्छे थे। वो दस्ती कुल्हाड़ी जैसे हथियार बनाता था, यानी जो हाथ में अच्छी तरह से पकड़े जा सके, दस्ती कुल्हाड़ी जैसे हथियार बनाता था। अफ्रीका, एशिया, यूरोप के बर्र-ए-आज़मों में सीधी पुश्त वाले इंसान के बाकियात यानी उसके हड्डी के ढांचे मिले। इनके साथ उनके बनाए हुए हथियार भी दस्तयाब हुए। इस तरह साइंसदानों को अंदाज़ा हुआ कि इस नस्ल के जो है लोगों ने, इंसान ने ये हथियार दस्ती कुल्हाड़ी बनाई होगी। ये देखिए सीधी पुश्त वाला इंसान, ये उसकी ख्याली तस्वीर और उसके बनाए हुए दस्ती कुल्हाड़ी जैसे पत्थर के हथियार बनाने का उसने सीख लिया था। देखिए हाथ में जो अच्छी तरह से पकड़े जा सके, दस्त यानी हमारा हाथ, इसलिए उसका नाम है दस्ती कुल्हाड़ी। अब
तीसरा इंसान का इर्तिका का मरहला है ताकतवर इंसान। फिर से रिपीट करती हूँ मैं, देखिए यहाँ पर पहला इंसान हमने देखा हुनरमंद इंसान, दूसरा इंसान हमने देखा सीधी पुश्त वाला इंसान। अब हम बढ़ रहे हैं तीसरे इंसान की तरफ जो है ताकतवर इंसान। इंसान के इर्तिका में, उसकी तरक्की में बेहतरी हुई और एक नया मरहला वजूद में आया, वो था ताकतवर इंसान। अब ताकत पर से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत थी, इसलिए उसका नाम ताकतवर पड़ गया। तनुमंद, तनु का मतलब होता है ताकत। इसके बाकियात सबसे पहले, इसके जो ढांचे, इसके जो है बाकियात कहाँ मिले सबसे पहले? जर्मनी में, मुल्क जर्मनी में निंडरथल नामी इलाके पे दस्तयाब हुए, इसलिए इसे निंडरथल इंसान कहा जाता है। ताकतवर इंसान का नाम, दूसरा नाम क्या है? निंडरथल इंसान। क्यों निंडरथल? क्योंकि जर्मनी का इलाका निंडरथल में उसके बाकियात, उसके हड्डियाँ मिली थी, इसलिए वो सीधी पुश्त वाले इंसान से ज़्यादा ज़हीन था। देखिए आने वाली आगे की नस्ल क्या हो रही है पता है आपको? उनसे भी ज़्यादा होशियार हो रही है, ज़हीन हो रही है। ताकतवर इंसान खुसूसन गारों में रहता था। गार जानते हैं ना आप लोग? पहले इंसान गारों में रहता था, जंगलों में रहता था, आप पढ़ चुके हैं। तो ताकतवर इंसान खास तौर पर बताया गया है कि वो गारों में रहता था। वो गोल पत्थर और पत्थर को तराश कर निकाली गई परतों की मदद से मुख्तलिफ शक्लों के हथियार बनाता था। ये देखिए ताकतवर इंसान को देख रहे हैं आप, किस तरह से एकदम बिल्कुल फिट एंड फाइन दिख रहा है, बहुत ही ताकतवर दिख रहा है ना, बहुत ही मजबूत दिख रहा है। लेकिन इधर वाला अगर आप सीधी तरफ देखेंगे तो उसके मुकाबले में वो ताकतवर नहीं है, सीधी पुश्त वाला। लेकिन ये कैसा है? बहुत ही ताकतवर है। तो वो भी हथियार बनाता था। उन्हें लंबी हड्डियों और लकड़ियों के डांडों पर बिठाकर भाला, कुल्हाड़ी वगैरह हथियार बनाता था। पता है आपको ये क्या करता था? ताकतवर इंसान पत्थर को तराश कर उसकी परतें निकालता था, उसके अंदर लेयर्स दिखते थे, परतें जिसे हम कहेंगे, पत्थरों को तराशता था और फिर उनके हथियार बनाता था और उनको उनके अंदर फिर लंबी लंबी हड्डियाँ, लकड़ियाँ डंडे की तरह बिठाकर भाला टाइप उसको बनाता था। वो बड़े जानवरों का शिकार करता था। देखिए अब उसके अंदर ताकत थी, इसलिए वो क्या करता था? बड़े जानवरों का शिकार करता था। पिछले के नस्लों को अगर हम देखेंगे तो बड़े जानवरों का शिकार नहीं करते थे क्योंकि उनके हथियार भी छोटे थे। चमड़े में लगे हुए गोश्त को खुरच कर निकालने के लिए पत्थर की छीनी का इस्तेमाल करता था, यानी उसने पत्थर की छीनी बनाई थी ताकि चमड़े को गोश्त से अलग कर सके। चमड़े के कपड़े भी इस्तेमाल करता था। वो खुसूसन गोश्त खोर था। खास तौर पर ताकतवर इंसान को गोश्त खोर कहा गया है। वो आग पर अनाज को भून कर भी खाता था। अब देखो, इसको आग जलाना पता चल गया था। हाँ, आग पैदा करने का हुनर उसने सीख लिया था, इसलिए अनाज को, गोश्त को वो भून कर खाता था। सख्त लकड़ी वाली शाखों को रगड़कर या चकमाक पत्थर, आपने देखे हैं चकमाक पत्थर को एक दूसरे पर रगड़ते हैं तो उसमें चिंगारी निकल आती है। तो चकमाक पत्थर को एक के ऊपर एक पटक कर निकलने वाली चिंगारी से आग पैदा करने का हुनर भी ताकतवर इंसान ने सीख लिया। मुमकिन है उसने तख्लीकी हुनर में भी पेशरफ्त की होगी, यानी उसकी अंदर की जो सलाहियतें थी आने वाली नस्लों की धीरे धीरे बढ़ती गई। बाज़ साइंसदानों के ख्याल से वो फौरी ज़रूरत के तहत हलक से आवाज़ें निकालकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता होगा। यहाँ पर कियास किया जा रहा है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद वो आवाज़ें निकालना भी सीख गया था। लेकिन यकीन से नहीं कहा जा सकता कि ताकतवर इंसान के पास अपनी बात को अल्फाज के ज़रिए अदा करने वाला कोई लिसानी यानी ज़ुबानी निज़ाम मौजूद था या नहीं। ये हम पक्का नहीं कह सकते कि वो जो ताकतवर इंसान था कि उसके पास अल्फाज थे या नहीं। जिस तरह हम बोलते हैं एक दूसरे को, जैसे मैं भी अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ, वैसे ताकतवर इंसान नहीं बोल पाता था, शायद इसका पता नहीं है पूरी तरह से। और एक इम्पॉर्टेंट बात देखिए भी ताकतवर इंसान की क्या थी। गिरोह के किसी फ़र्द के मरने पर उसे दफन करते वक्त ताकतवर इंसान मुर्दे के साथ हथियार, जानवरों के सींग जैसी चीज़ें रख देता था। देखिए दफन करना इसको मालूम हो गया था कि अगर अपने साथी
या अपने साथ रहने वालों में से कोई अगर मर जाए तो उसके साथ क्या किया जाए ये उसे पता चल गया था, इसलिए उसने दफन करना सीख लिया था। और दफन करते वक्त क्या करता था, उसके बनाए हुए हथियार उसके साथ रख देता था, क्योंकि उसको ऐसा लगता था शायद उसे ज़रूरत पड़ेगी बाद में, इसलिए वो उसके साथ वो हथियार रख देता था। वो मुर्दा शख्स के जिस्म पर लाल रंग की मिट्टी मल देता था। देखिए, दफन करने के पहले क्या करता था, उसके बदन पर, उसके बॉडी पर लाल रंग की मिट्टी पूरी तरह से मल देता था, लगा देता था, और फिर उसको दफन करते करते उसके साथ में ये हथियार भी रख देता था। तो इन बातों से हमें मालूम होता है कि शायद उस ज़माने में मुर्दों को दफन करने की कोई रस्म मौजूद थी, यानी वो रस्म अदा करता था दफन करने की। ज़माना गुजरने के बाद ताकतवर इंसान के बाज़ गिरोह अफ्रीका से निकलकर बरआज़म यूरोप और एशिया तक पहुँचे। देखिए क्या हुआ फिर, जैसे जैसे उनका ज़माना गुजरता गया उसके बाद जो ताकतवर इंसान आते गए, उनमें से कुछ नस्लें कहाँ चली आई, अफ्रीका से निकलकर बरआज़म यूरोप और एशिया तक फैल गई और वहाँ पर रहने लगे। जाहिर है कि उन्हें मुख्तलिफ़ मौसमों का मुकाबला करना पड़ा। ज़िंदा रहने के लिए, अनाज हासिल करने के लिए उन्हें नए नए तरीके इस्तेमाल करने पड़े। इसलिए उनके ज़माने में ज़िंदगी गुजारने के लिए दरकार हथियारों को बनाने, उनके इस्तेमाल के तरीक़ों में इस्लाह हुई। लेकिन ऐसा होने के लिए हज़ारों बरस का उनको ज़माना लग गया, कई बरस लग गए उनको नए नए जो है चीज़ें सीखने के लिए। ताकतवर इंसान के मुकाबले में ज़्यादा तरक्की याफ्ता इंसान को अक्लमंद इंसान का नाम दिया गया। देखिए, ताकतवर इंसान के बाद आने वाली नस्ल कैसी थी, अक्लमंद थी, बहुत अक्लमंद, इसलिए उनका नाम पड़ गया अक्लमंद इंसान, जिसका तारुफ अब हम आगे पढ़ेंगे। ताकतवर इंसान और अक्लमंद इंसान कुछ ज़माने तक यूरोप में एक साथ रहते थे। देखिए, ताकतवर इंसान यानी अक्लमंद इंसान की पहले की नस्ल, उसमें के कुछ बचे हुए और नई नस्ल जो अक्लमंद इंसान की आई हुई है, वो दोनों के गुरु एक साथ जो है कहाँ पर रहते थे, यूरोप में रहते थे। लेकिन क्या हुआ, अक्लमंद इंसान के गिरोह से तसादुम यानी झगड़ा, फिर माहौल की तब्दीली से वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाए, मुताबिकत नहीं कर पाए। ऐसी वजूहत की बिना पर ताकतवर इंसान का वजूद ख़त्म हो गया। ताकतवर इंसान और अक्लमंद इंसान के बीच में झड़पें हुआ करती थी, झगड़े हुआ करते थे, उसकी वजह से कुछ इंसान मर गए और कुछ माहौल में एडजस्टमेंट नहीं कर पाए ताकतवर इंसान, तो वो भी ख़त्म हो गए। इस तरह ताकतवर इंसान का वजूद ख़त्म होता गया। माहिरीन इस बात को तस्लीम करते हैं, मानते हैं क्या, कार्बन 14 तरीके की बुनियाद पर कहा जाता है कि तकरीबन 30,000 साल पहले ताकतवर इंसान नापैद हो गए थे। हम जानते हैं कार्बन 14 का तरीका मैंने आपको पिछले सबक में बता चुकी हूँ डिटेल में, कार्बन 14 का तरीका क्या है, साइंसदान किस तरह से कार्बन 14 का तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो उस कार्बन 14 तरीके के मुताबिक समझ में आ गया कि ताकतवर नस्लें जो हैं पूरी तरह से क्या हो गई, नापैद हो गई, यानी ख़त्म हो गई। अब है अक्लमंद इंसान। अपने से पहले के किसी भी इंसान के मुकाबले में सोचने की, समझने की ज़्यादा सलाहियत मौजूद नहीं थी। तो ये सोचने समझने की सलाहियत किस में आई है भी, अक्लमंद इंसान में, इसीलिए तो उन्हें अक्लमंद इंसान कहा गया। अब अक्लमंद इंसान का दूसरा नाम पड़ गया होमो सिपेंस। क्या याद रखेंगे आप, होमो सिपेंस। समझ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं आपको, होमो सिपेंस, ये अक्लमंद इंसान का नाम है। सिपेंस का मतलब है अक्लमंद, सिपेंस का मतलब अक्लमंद। इसे यूरोप में क्रोमिनान, क्या लफ्ज़ है, क्रोमिनान के नाम से पहचाना जाता है। अक्लमंद इंसान को, होमो सिपेंस को यूरोप के अंदर क्रोमिनान इस लफ्ज़ से, नाम से पहचाना जाता है। अक्लमंद इंसान के बाकियात कहाँ मिले, बरआज़म अफ्रीका, यूरोप, एशिया, यहाँ पर दस्तयाब हुए। वो अपने कामों की ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ़ किस्म के हथियार और औजार बनाता था। उस मकसद के लिए वो पत्थर का छोटा सा फल हड्डी या लकड़ी के खांचे में बिठा देता था। फल यानी क्या, यहाँ पर हथियार, यहाँ फल यानी खाने का फल नहीं, यहाँ पर फल का मतलब क्या है, एक हथियार है जो क्या करता था, हड्डी या
लकड़ी के खांचे में उसको बिठा देता था, उस हथियार को। इर्तिका के अमल में अक्लमंद इंसान के उजलात बोलने की सलाहियत पर कुदरत पा चुके थे। अक्लमंद इंसान बोलना जानता था, वो बोलना सीख गया था। ताकतवर इंसान सिर्फ आवाज़ें निकालता था, लेकिन अक्लमंद इंसान बोलने लगा था। वो आवाज़ की नज़ाकत के साथ मुख्तलिफ तलफ़्फ़ुज़ को अदा करने के काबिल बन गया था। उसके जबड़ों की, उसके मुंह के तमाम अंदरूनी उजलात की तरक्की हो चुकी थी। हाँ, उसकी ज़ुबान भी लचकदार बन चुकी थी, इसलिए आवाज़ें निकाल सकता था, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आवाज़ों को ढाल सकता था। नज़र आने वाली चीज़ों को समझते हुए उन्हें और अपने दिली जज्बात को क़ुव्वत तख़य्युल यानी ख़यालात की क़ुव्वत की बुनियाद पर लफ्ज़ों में बयान कर सकता था। तो इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है कि वो अपनी बातों का इजहार करने के लिए अक्लमंद इंसान के पास ज़बान का मखसूस निज़ाम मौजूद था। वो ज़ाती मुशाहिदे और क़ुव्वत तख़य्युल की बुनियाद पर तस्वीरें भी बनाने लगा था। देखिए, एक तो बोलना भी सीख गया था और अपने ख़यालात के मुताबिक, अपनी ख़याली क़ुव्वत के मुताबिक वो तस्वीरें बनाना भी सीख गया था। फ़नकाराना चीज़ें बनाने लगा था, यानी जिससे कोई फ़न झलकता हो, ऐसी वो चीज़ें बनाने लगा था। तो इसलिए इसे अक्लमंद इंसान और गौर करने वाला इंसान का नाम भी दिया गया। ये देखिए, गार में बनी हुई तस्वीर है, अक्लमंद इंसान ने बनाई है। अब हम देखेंगे दूसरा मरहला, दूसरा पॉइंट, तरक्की पजीर अक़ल वाला इंसान और तहज़ीब। अब अक्लमंद इंसान से आगे आने वाली जो नस्ल थी वो तरक्की पजीर अक़ल वाला इंसान था। अक्लमंद इंसान की गौर व फ़िक्र की सलाहियत में मज़ीद इजाफ़ा हुआ और उसे तरक्की पजीर वाला इंसान का फिर आगे चलकर नाम दिया गया, यानी उसका नाम पड़ गया होमो सीपेंस। अक्लमंद को हमने होमो सीपेंस का नाम दिया, अब तरक्की पजीर अकल वाले को होमो सीपेंस का हम नाम देते हैं। इसकी ज़हनी सलाहियत, इसकी सोचने समझने की सलाहियत बहुत ही बढ़ती गई। तरक्की पजीर अकल वाला इंसान ही जदीद इंसान है, यानी हम लोग हैं। ये पता है आपको, ऐप बंदर से शुरू करते 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 हम अब हमारे ऊपर पहुंच गए, है ना। तरक्की पजीर अकल वाला इंसान यानी हम इंसान, जदीद इंसान। तो जदीद इंसान अपनी शक्ल व शबाहत, सेहत से मुताल्लिक़ ख़ुसूसियात में अपने पुरखों से मुशाबियत रखता है। उन पहलुओं को मौरूसी ख़ुसूसियात कहते हैं। मौरूसी यानी विरासत में मिलने वाली, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जाने वाली मौरूसी। तो मौरूसी ख़ुसूसियात का मुताला करने वाले साइंस को जेनेटिक्स कहते हैं। जेनियात यानी जेनेटिक्स साइंस, ऐसा साइंस जो क्या करता है, मौरूसी ख़ुसूसियात का मुताला करता है। जेनेटिक साइंस की तहकीकात की बुनियाद पर जदीद इंसान में ताकतवर इंसान की बाज़ अलामात की मौजूदगी की तस्दीक हुई। पता चला कि जदीद इंसान में ताकतवर इंसान की कुछ खूबियाँ, ख़ुसूसियात पाई गई हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि ताकतवर इंसान और अक्लमंद इंसान, इन दोनों के वजह से जदीद इंसान वजूद में आया, यानी दोनों के वजह से जदीद इंसान के मौरूस या पुरखे थे। कौन पुरखे? हमारे पुरख कौन थे? ताकतवर इंसान और अक्लमंद इंसान। उनसे कौन पैदा हुआ? जदीद इंसान। तकरीबन 11,000 कब्ल मसीह से, कब्ल मसीह यानी मसीह से पहले का ज़माना, तकरीबन 11,000 कब्ल मसीह से 10,000 कब्ल मसीह के आसपास जदीद इंसान ने मवेशी पालने और काश्तकारी की टेक्निक को बेहतर बनाया। यानी इस इंसान ने क्या सीख लिया? काश्तकारी करना सीख लिया, जानवर पालना सीख लिया। इसके पास तरक्की याफ्ता गौर व फिक्र की सलाहियतें और भी अच्छी हो गई, जिसकी वजह से वो नए नए टेक्निक इस्तेमाल करके उसकी ज़िंदगी में मुसलसिल बेहतरी आती गई और इस तरह वो सुकूनत पजीर ज़िंदगी गुजारने लगा। खेतों में अनाज पैदा करना लगा। अब खेतों की पैदावार की वजह से उसकी ग़िज़ा में नशास्ता आमीज़ अज्जा शामिल हो गए। ऐसी चीज़ें जिसमें नशास्ता मौजूद हो, प्रोटीन जिसे हम कहेंगे, हाँ, विटामिन्स, ऐसी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में आ गई।
जिसकी वजह से उसकी ग़िज़ा में कार्बन का तनासुब बढ़ गया। तर्ज़ ज़िंदगी यानी ज़िंदगी गुजारने का जो उसका तरीका था और ग़िज़ाई आदतों के अंदर तब्दीली आई। आहिस्ता आहिस्ता उसकी भारी भरकम जसामत बदल गई। हम देखे थे ताकतवर इंसान कैसा भारी भरकम था, और आज का इंसान जो जदीद इंसान है उसकी जसामत में तब्दीली आ गई, चेहरे में तब्दीली आ गई। जदीद इंसान को तरक्की पजीर वाला, अकल वाला इंसान नाम दिया गया। तरक्की पजीर अकल वाला इंसान, यह नाम उसकी जिस्मानी सलाहियतों की बनिस्बत अकल की वजह से दिया गया उसको। उसकी अकल, उसकी तहजीब, उसकी वजह से दिया गया। ग़िज़ा हासिल करना बुनियादी ज़रूरत है जिसे हर जानदार पूरी कर लेता है, लेकिन जदीद इंसान सिर्फ इतने पर ही मुतमईन नहीं होता। उसे खाली सिर्फ खाना ही नहीं चाहिए, बल्कि वो अपनी हुनरमंदी से नई नई चीज़ें बनाता है, अपने तख़य्युलात से, अपने ख़यालात से, अपनी ज़हनी इस्तेदाद से, उसकी सलाहियतों का पूरा पूरा इस्तेमाल करके अपने आप को खुशहाल बनाने की वो कोशिश करता है। सिर्फ पेट के लिए खाना ही तलाश करता है क्या? नहीं। पहले का इंसान खाली सिर्फ क्या करता था? खाने के लिए जो है ग़िज़ा की तलाश में भटकता रहता था। लेकिन जो तरक्की पजीर अकल वाला इंसान है उसकी बुनियादी ज़रूरत तो खाना है ही, खाने के अलावा भी क्या क्या करता है? ये सारे फ़न, हुनर या चीज़ें वो हुनरमंदी के साथ इस्तेमाल करता भी है और अपने आप को खुशहाल बनाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इंसानी तहजीब ज़हूर में आई और वो फ़रोग़ पाती गई, यानी उसकी तरक्की होती गई। मवेशी पालने और खेतीबाड़ी की इब्तिदा होने की वजह से उसने बहुत सारी टेक्निक का इस्तेमाल किया और उसमें बेहतरी लाई। इंसानुमा बंदर से शुरू होने वाली इंसान की कहानी तारीख़ी पेशरफ्त को मुख्तलिफ़ मराहिल में तकसीम किया गया है। तो इस तरह से हम आने वाले आइंदा असबाक़ में इन मराहिल की बुनियाद पर इंसानी तहज़ीब के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गौर करेंगे। यहाँ तक आपको इतना याद रखना है कि ऐब बंदर से इंसान की इब्तिदा हुई। ऐब बंदर के बाद आने वाली जो नस्ल थी, कौन थी सबसे पहले? हुनरमंद इंसान। कौन थे? हुनरमंद इंसान। देखिए, हुनरमंद इंसान होमो हेबिलिस, फिर आया सीधी पुश्त वाला इंसान होमो इरिक्टस, उसके बाद आया ताकतवर इंसान जिसे निंडरथल का नाम दिया गया था, फिर उसके बाद आया अक्लमंद इंसान जिसे होमो सिपेंस कहते हैं, उसके बाद तरक्की पजीर अकल वाला इंसान यानी होमो सिपेंस। इस तरह 5 टाइप के इंसान, 5 टाइप के जो है इंसान की मैंने आपको किस्में बताई, उनके विरासत मैंने आपको बताई। तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके सवालात के जवाबात मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।